चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। दोनों ही नाम लिखते हैं इसका, कैपेसिटर भी लिखते हैं, कैपेसिटेंस भी लिखते हैं, ठीक है। चैप्टर के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ पहले। तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई मेन हो या नीट हो, हर जगह इसके एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। हाँ, नीट में या फिर जेई मेन में आने वाले जो सवाल होते हैं मोर और लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड होता है, लेकिन एडवांस में इससे अच्छे सवाल बनते हैं, आते हैं, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा आप मतलब टफ की साइड पर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़कर आ रहे हैं उसका भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या होता है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। तो ऐसा है कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये क्या है, एक कंडक्टर, और फॉर सम रीजन इस कंडक्टर के ऊपर हम लोग कुछ चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों स्टोर करना चाहते हैं वो देख लेंगे। अभी जस्ट एक बार के लिए मान लीजिए कि इस कंडक्टर के ऊपर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, तो इस कंडक्टर के ऊपर हम लोग चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज स्टोर किया जा सकता है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि इस कंडक्टर के ऊपर जितना मनमान चार्ज, जो भी आपका मन करे उतना चार्ज आप इसके ऊपर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो उसी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को हम लोग इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कह देंगे। यानी कैपेसिटेंस है क्या, सिंपली 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 इट इज चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। तो मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा, मैं अभी बस सिंपली इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि वैसी बॉडी, वैसा कंडक्टर जो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, वैसी बॉडी जिसका चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी कम है, जिस पर कम चार्ज स्टोर किया जा सकता है, उसका कैपेसिटेंस कम है, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट। जैसे इसको लिटरली आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जैसे हमारे पास एक एक बॉटल है, तो इस बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर है ना, मान लेते हैं 1 लीटर है। तो क्या 1000 ml से ज्यादा कोई सा भी फ्लूइड इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो तो क्लियरली आपको दिखाई देगा कि स्पिल आउट हो रहा है पानी। तो वैसे ही इस कंडक्टर के ऊपर भी एक लिमिट, एक जो मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा चार्ज स्टोर करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब देयर एग्जिस्ट अ मैक्सिमम लिमिट अप टू विच चार्ज कैन बी स्टोर्ड ऑन अ बॉडी, ठीक है। इसको भी लिख लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं कि देयर एग्जिस्ट अ मैक्सिमम लिमिट अप टू विच चार्ज कैन बी स्टोर्ड ऑन अ बॉडी या कंडक्टर या मेटल, ठीक है। चलिए, तो ये इस केस में तो क्लियरली हमें समझ आ रहा है, बॉटल के केस में, कि पानी स्पिल आउट हो जाएगा, गिर जाएगा। कंडक्टर में क्या होता है, तो चलिए इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मीडियम। हालांकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने जो कंडक्टर्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसका भी लास्ट टॉपिक मैंने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ करके बताया था। तो मोर और लेस वही बात है, मैं फिर से बता रहा हूं, सुनिएगा। ऐसा है कि ये है हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर, ठीक है। ये एक मेटल है, कंडक्टर है ये एक, ठीक है। और इस कंडक्टर के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कंडक्टर के ऊपर हम लोग कुछ चार्ज जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है यदि ये मेटल है तो चार्जेस कहां आ जाएंगे, बताइए। चार्जेस आ जाएंगे इसके आउटर सरफेस पर। अब बताइएगा कि आउटर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो आप बोलेंगे कि जो आउटर सरफेस है वो रैंडम है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, कहां की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये पता है कि लोकल चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है,
कहने का मतलब है कि जो शार्प एजेस हैं वहीं पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक, क्लियर, ओके। अब ये जो कंडक्टर है ये किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है। कहां रखा है? कहीं डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा कंडक्टर जो है ये वाटर में रखा हुआ है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है। तो इस कंडक्टर के पास चार्ज है, तो कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। लेकिन सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसा होगा, यहां ऐसा होगा, यहां ऐसा होगा, यहां ऐसा होगा, यहां ऐसा होगा। और जस्ट आउटसाइड दी सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? आप वो भी जानते हैं कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां की यदि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। बताइए, याद है ना? कंडक्टर में डिराइव करके बताया था, ठीक है। तो जैसे बॉडी को आपने चार्ज दिया, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी कहां? यहां, शार्प एज पर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी है, चार्ज यहां पे भी है, लेकिन चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा यहां है, क्योंकि ये सबसे शार्पेस्ट एज मैंने ड्रॉ किया है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे तगड़ी है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइलेक्ट्रिक में होगा पोलराइजेशन, जो हम लोगों ने लास्ट उसमें कंडक्टर में किया था, है ना? कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देगा। मेरे कहने का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल का नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ऐसा होगा ना? मतलब यदि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव पर फोर्स इधर लग रहा होगा और नेगेटिव पर फोर्स इधर लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा होगा? फोर्स Q इंटू E के बराबर होगा। नेगेटिव पर भी फोर्स कितना होगा? Q इंटू E के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस मीडियम के, यानी इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से अपने आप को पोलराइज कर लेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, है ना? कि जैसे ये डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव वाला साइड इधर होगा, नेगेटिव वाला साइड इधर होगा। पॉजिटिव पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं है। चलिए, अब हो क्या रहा है कि हम लोग इस कंडक्टर पर चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब कंडक्टर पर चार्ज कंटिन्यूअसली ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो क्या होगा कि ये जो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। भाई चार्ज बढ़ाएंगे कंडक्टर पर तो फील्ड तो बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा, फील्ड हर जगह बढ़ेगा, फील्ड हर जगह बढ़ेगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड कहां पर होगा? यहां पर, क्योंकि यहां पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की वजह से क्या होगा? तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं इन पर फोर्स बढ़ता जाएगा। मतलब इस पर फोर्स ऐसा बढ़ रहा है और इस नेगेटिव पर फोर्स ऐसा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप चार्ज बढ़ा रहे हैं तो ये नेगेटिव पर फोर्स बढ़ रहा है, ओके। अब डाइलेक्ट्रिक के ये जो मॉलिक्यूल है उनकी तो एक औकात होगी, उनकी तो एक कैपेसिटी होगी। मेरे कहने का मतलब है फोर्स कंटिन्यूअसली बढ़ाएंगे तो कभी ना कभी तो ये डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल टूटेगा, और डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल टूटा, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये जो डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल था ये टूट गया तो ये पॉजिटिव चार्ज भागा इधर और नेगेटिव चार्ज भागकर आ गया कंडक्टर पर। तो दो चीजें हुई। सबसे पहली बात तो ये हुआ कि समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे थे, फिर से सुन लीजिए। तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था। कहां वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था? जहां पर बिल्कुल शार्प एज था, जहां की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा थी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसने डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल को, मतलब डाइलेक्ट्रिक जो हमारा मीडियम था उसके मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। डाइलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल टूटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा भागा तो ऐसा एक करंट आ गया, या नेगेटिव चार्ज ऐसा भागा तो उसकी वजह से भी ऐसा ही एक करंट आ गया। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एक करंट आ गया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या आ गया? करंट आ गया। आई बात समझ? ठीक है। दूसरी बात कि ये जो नेगेटिव है ये भागकर कहां चला गया? ये भागकर कंडक्टर पर आ गया। तो आप कंडक्टर पर क्या डाल रहे थे? पॉजिटिव
और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम से कंडक्टर क्या लेकर आ गया, नेगेटिव। तो क्या चार्ज ऐड करने का कोई मतलब रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि आप डाल रहे हैं पॉजिटिव और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम से लेकर आ रहा है नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सेम होगा एक लिमिट के बाद। तो वही वो जो लिमिट है जब तक कि आप इस बॉडी पर चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। हाँ बताइए आप क्या पूछ रहे थे। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अब डाइलेक्ट्रिक नहीं रह गया, वो तो बल्कि एक मेटल बन गया। तो सुनिएगा सुनिएगा मेरी बात सुनिएगा, समरी सुनिएगा। समरी ये है कि इस समय की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डाइलेक्ट्रिक के मीडियम, सॉरी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर कि डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल टूटना स्टार्ट हो गए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम। ठीक है, चलिए इसको साथ साथ लिखते भी हैं। तो पहला लिखिएगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लिखिए कि इट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड required to break molecules of dielectric medium। ठीक है, यदि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा बड़ा या उसी के बराबर का है, तो जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है, वो मीडियम एक कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। कैसा, कंडक्टर जैसा, क्योंकि यहां पे उसके आयंस डिसोसिएट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव डिसोसिएट हो गए, इसके अंदर करंट फॉर्म हो रहा है, इसके अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, करंट फॉर्म हो रहा है, समझ रहे हैं। ठीक, और इसीलिए हम लोग ये वाली बात कह रहे थे कि फर्दर अब चार्ज के एडिशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप डाल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और ये मीडियम से उतना ही नेगेटिव चार्ज लेकर चला आएगा। ठीक, तो जो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, इसीलिए हम लोग ये कह रहे थे कि चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी की एक लिमिट होती है। आप मनमान जो मन में आएगा उतना चार्ज नहीं ऐड कर सकते हैं किसी कंडक्टर के ऊपर, मतलब जो कैपेसिटी है उससे छोटी चार्ज ही ऐड करेंगे, उससे छोटा मतलब एक लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अटेन हो जाएगा तो अब फर्दर आप चार्ज ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज ऐड करने का कोई मतलब नहीं रहता है, वो मीडियम से अपोजिट नेचर का चार्ज लेकर चला आता है। ठीक, समझ गए। यदि ऐसा ही बोलता मैं कि यदि यहां पे हम लोग बॉडी पर नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहे होते, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उल्टी ड्रॉ करके दिखा रहा होता। यदि बॉडी पर एडेड चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन उल्टी होती, और डाइलेक्ट्रिक के टूटने की वजह से क्या होता, तो पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल बॉडी पर और नेगेटिव वाला बॉडी से दूर, तो हम लोग ऐड कर रहे होते नेगेटिव, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम से लेकर चला आता पॉजिटिव, तो फिर से चार्ज एडिशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। समझ गए, ठीक है। चलिए, तो अगली बात है ब्रेक डाउन पोटेंशियल। ठीक है, ब्रेक डाउन पोटेंशियल क्या है, तो वही बात कि ये हमारे पास था कंडक्टर, कंडक्टर पर आपने डाला कुछ चार्ज, ठीक, तो जिस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम के बराबर का था, तो उस समय कंडक्टर का कुछ पोटेंशियल होगा। कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, तो इस पूरे कंडक्टर पर हर जगह जो पोटेंशियल होगा वो एक जैसा होगा। आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपने बॉडी पर कितना चार्ज ऐड कर दिया, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो ऐड किया जा सकता है। उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर है। तो इस इंस्टेंट पर बॉडी का जो पोटेंशियल होगा, इसी को ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेक डाउन पोटेंशियल किसका है, मीडियम का या कंडक्टर का, कंडक्टर का। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसका है, मीडियम का या कंडक्टर का, मीडियम का। ठीक है ना। तो इट इज
It is that potential of conductor at which electric field produced by conductor is same as dielectric strength of medium. चलिए, तो मेरे ख्याल से कम इतनी सी बात से तो कन्विंस्ड है कि बॉडी पर जो चार्ज स्टोर किया जाता है उसकी एक लिमिट होती है, और उसी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब वही चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस क्या होता है किसी कंडक्टर का। ठीक है, तो एक बात तो तय है, ये मैं ना भी बताऊं तो भी समझ गए होंगे कि किसी कंडक्टर पर चार्ज को जो स्टोर करने की कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस है, सबसे पहली बात तो वो उसके शेप साइज ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। भाई शेप साइज ज्योमेट्री बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन शेप, size and geometry of conductor। ठीक है भाई, पहली बात सही है। दूसरी बात कि it depends on dielectric strength of medium। भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यदि मीडियम का ज्यादा होगा तो मीडियम के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए ज्यादा बड़ा फोर्स चाहिए होगा, हेंस कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो शेप साइज ज्योमेट्री वाली बात है इसी पर बेस्ड एक बार के लिए मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, बताइएगा कि हमारे पास ऐसे दो कंडक्टर हैं, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो छोटा सा डिफरेंस ये है कि इस कंडक्टर में ऐसा सा एक शार्प एज है। ठीक है, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है। ठीक है, ये नोक होने की वजह से डायमेंशन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका एक ऐसे एक शार्प एज इस पर बना हुआ है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, दोनों ही एयर में रखे हुए हैं। तो बताइए भाई C1 ज्यादा बड़ा होगा कि C2 ज्यादा बड़ा होगा? नहीं, ये बस एक शार्प एज है, ये एक शार्प एज। चलिए एक काम करते हैं कि दोनों पर हम लोग चार्ज एडिशन स्टार्ट करते हैं। इस पर भी चार्ज डाला Q, इस पर भी चार्ज डाला Q। ठीक है, तो अब इसका तो आउटर सरफेस कैसा है? यूनिफॉर्म। आउटर सरफेस यूनिफॉर्म है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म, यानी हर बराबर बराबर सरफेस एरिया पर बराबर बराबर चार्ज। ठीक है, इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसमें क्या है, इसमें आपने चार्ज डाला तो इसमें भी हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इधर तो यूनिफॉर्म ही है, लेकिन ये शार्प एज है और यहां पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर सरफेसेस, क्योंकि हमें पता है लोकल चार्ज डेंसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक, अब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यदि E है, E, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश होगी, और कौन बड़ा होगा, E डैश या E? तो E डैश जो है वो ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू E, क्योंकि यहां पे लोकल चार्ज डेंसिटी इस रीजन के या इस रीजन के मुकाबले ज्यादा बड़ा होगा। ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा क्या, तो मैंने इस डाइलेक्ट्रिक को रखा था एयर में, एयर में सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कुछ
ऐसी हालत में आ जाएंगे, मतलब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएंगे, नाइट्रोजन का नेगेटिव इधर आ जाएगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव इधर चला जाएगा, नाइट्रोजन का नेगेटिव इधर आ जाएगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव इधर चला जाएगा। अब बताइए इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ने की प्रोबेबिलिटी ई डैश की ज्यादा लग रही है या ई की ज्यादा लग रही है? यदि हम लोग कंटिन्यूअसली चार्ज डालते जाएं तो ई डैश बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और ये क्या करेगा, तो ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को पहले तोड़ देगा एज कंपेयर टू ई। बस यहीं तक चार्ज ऐड किया जा सकता था। अब और चार्ज एडिशन पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन से ये नेगेटिव नेचर का चार्ज उठाकर बॉडी पर लेकर चला आएगा। समझ गए? तो मतलब क्या है, ये अभी और चार्ज ले सकता है, ये तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे पहुंच गया ना, और ये अभी और चार्ज ले सकता है। इसका मतलब क्या है कि C1 इज ग्रेटर देन C2 है। आई बात समझ? ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आउटर सरफेस सिमेट्रिकल होगा तो उसके लिए कैपेसिटेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यदि बॉडी में शार्प एजेस हैं तो। ठीक, हेडिंग डालिए, लिखिए कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। सुनिएगा, देखिए ऐसा हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ये क्या है, दिस इज कंडक्टर, और इस कंडक्टर के ऊपर हम लोग स्टोर कर रहे हैं चार्ज। ठीक है, तो ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर अभी के लिए नॉन यूनिफॉर्म तरीके से हो चुका है डिस्ट्रीब्यूट, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, इस चार्ज की वजह से कंडक्टर ने अपने आस पड़ोस वाले रीजन में बना लिया है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए इस आर्बिटरी मतलब इस रैंडम बॉडी के लिए कोई पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने पोटेंशियल के जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, चाहे वो पॉइंट चार्ज का हो, रिंग का हो, डिस्क का हो, डाइपोल का हो, सब में आपने एक बात जरूर से ये पढ़ा है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है, या पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। तो वही काम हम लोग इसके लिए भी कह सकते हैं ना कि चार्ज एडेड ऑन दी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना बड़ा पोटेंशियल। किसका? कंडक्टर का। कंडक्टर में कहां का? तो पूरा कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, तो कंडक्टर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा? सेम, एक जैसा होगा। सही है, तो बस यहीं से हम लोग कहते हैं कि ये Q इज इक्वल टू अ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ V। ये जो कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट C कैपेसिटेंस है विच इज इक्वल टू Q/V है। ये C क्या है मैं बता दूं, ये C एक कांस्टेंट जिसको अभी के लिए नाम दे रहे हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, अभी के लिए क्या नाम दे रहे हैं? कैपेसिटेंस। कांस्टेंट मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इस फॉर्मूले को देख के ऐसा मत सोचिएगा कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, तो चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और चार्ज कम करेंगे तो पोटेंशियल कम होगा। इस चार्ज या पोटेंशियल का कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। कैपेसिटेंस तो एक कांस्टेंट है जो किन बातों पर डिपेंड करता है, तो शेप, साइज, ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? मतलब यदि कल को ऐसा सवाल आ गया कि चार्ज 2 गुना कर दिया, बताओ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 2 गुना टिक करके मत चले आइएगा। ठीक है, चार्ज बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उससे कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल पर पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला आ गया, यहीं से सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि अभी तक तो पढ़ते आ रहे थे कि चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी कैपेसिटेंस होता है, मतलब चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा तो कैपेसिटेंस ज्यादा। तो ये फॉर्मूला आ गया C इज इक्वल टू Q/V। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से जस्टिफाई करता है डेफिनेशन को? डेफिनेशन तो क्या था कि जिसकी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा। अब यहां से हम लोग डिफाइन क्या करने जा रहे हैं, सुनिएगा। जो प्रॉपर डेफिनेशन बना रहे हैं कैपेसिटेंस का, वो डेफिनेशन मैं इस तरीके से लिख देता हूं, देखिएगा कि आपने बॉडी के ऊपर कुछ चार्ज डाला, और चार्ज के डाले जाने की वजह से क्या हुआ, लेट से शुरुआत में बॉडी पर कोई चार्ज नहीं था, आपने चार्ज डाला, पोटेंशियल बढ़ा, और मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बढ़कर 1 वोल्ट से बढ़ गया। ठीक है, इतना चार्ज हम लोगों ने ऐड किया कि वोल्टेज कितने से बढ़ गया? 1 वोल्ट से। तो अब ये जो कैपेसिटेंस है, दिस इज सेम एज चार्ज Q है।
है ना। तो डिफाइन इस तरीके से कर देंगे कि कैपेसिटेंस कंडक्टर का वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जिसके ऐड किए जाने की वजह से कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाता है। पहले एक बार के लिए लिखिएगा, फिर जो मैं कह रहा था उस पर दोबारा से आता हूं कि इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज required to be added so as to increase potential by 1 volt। ठीक है। ओके ओके ओके। अब जैसे हमें कंपेयर करना है दो बॉडीज को कि किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है किसका कैपेसिटेंस कम है, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे ये देखिएगा कि ये एक बॉडी है, दिस इज बॉडी नंबर 1, ये एक दूसरी बॉडी है, इसका है बॉडी नंबर ये बॉडी नंबर 2 है। हम लोग को फिगर आउट करना है कि किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बार के लिए मैं एग्जांपल सोचता हूं कि जैसे इस पर हम लोगों ने 5 मिली कूलम चार्ज डाला तो इसका पोटेंशियल बढ़कर हो गया 2 वोल्ट, ठीक है। और इस पर हम लोगों ने 10 मिली कूलम चार्ज डाला तो इसका पोटेंशियल बढ़कर हो गया 50 वोल्ट, ठीक है। बताइए किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो आप चाहें तो फॉर्मूले में डालकर देख लीजिए, C इज इक्वल टू Q/V, या लॉजिकली ऐसे समझिएगा कि ये 5 मिली कूलम चार्ज लेकर अपना वोल्टेज 2 वोल्ट से बढ़ा लेता है, 2 वोल्ट से। तो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना लिया होगा, 2.5 मिली कूलम, ठीक है। ये क्या कर रहा है, तो ये 10 मिली कूलम चार्ज लेकर के पोटेंशियल 50 वोल्ट से बढ़ा देता है। अब यदि दोनों पर कंटिन्यूअसली हम लोग चार्ज ऐड करते जाएं तो कौन पहले ब्रेकडाउन पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा, ब्रेकडाउन पोटेंशियल पर ये पहुंच जाएगा जल्दी, क्योंकि इस पर छोटे चार्ज के एडिशन की वजह से इसका पोटेंशियल जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, इसका पोटेंशियल जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। और ये भी जैसे इस पर आपने सिर्फ 5 मिली कूलम ही चार्ज डाला था तो पोटेंशियल तो इसका भी बढ़ा है, लेकिन इसका सिर्फ 2 वोल्ट से बढ़ा है, और इसका पोटेंशियल किससे बढ़ गया है, 50 वोल्ट से बढ़ गया है। तो कैपेसिटेंस अब हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि देखिए 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो ज्यादा चार्ज ले लेगा, 1 वोल्ट, जैसे हमारे पास 2 बॉडी है तो आप सीधा कंपेयर कर लीजिए कि किसने ज्यादा चार्ज लिया है 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज कराने के लिए, उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, उस पर चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ब्रेकडाउन पोटेंशियल तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर लेगा। समझ रहे हैं। जैसे लॉजिकली मैं आपको इस बात को इस तरीके से समझा सकता था कि जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी 2 एथलीट को कंपेयर करना है, 2 प्लेयर को कंपेयर करना है, मान लेते हैं दोनों फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, कि कौन ज्यादा अच्छा गोल स्कोर करता है। तो एक फेयर कंपैरिजन कैसे होगा, दोनों को बराबर नंबर ऑफ गेम खिला देंगे, है ना। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि एक जैसे 500 गेम खेला है तो उसने 1000 गोल मारा है, और एक 2 गेम खेला है और उसने कोई गोल नहीं किया है तो वो खराब प्लेयर है। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या करना होगा, दोनों को बराबर नंबर ऑफ चांसेस देना होगा ना। तो वही चांस यहां पर आपके लिए ऐसा है कि कौन 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज कराने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करता है, क्योंकि आइडेंटिकल सिचुएशन में रखा है, लेट से दोनों का ब्रेकडाउन पोटेंशियल एक जैसा है। तो ब्रेक डाउन पोटेंशियल तक पहुंचते पहुंचते या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अटेन करते करते जो ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो कौन ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, जो 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज कराने के लिए ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेता है। समझ गए मेरी बात, क्लियर आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, बताइए, ठीक है। तो फिर यहां से इसीलिए हम लोगों ने ऐसा डिफाइन किया है कि ये वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो रिक्वायर्ड है किसी बॉडी पर ऐड करने के लिए ताकि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ाया जा सके। आई होप ये वाली बात सही लग रही है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से बताइए कि जो कैपेसिटेंस है वो स्केलर है या वेक्टर है। तो ऑब्वियसली ये एक स्केलर टर्म है जिसके लिए SI यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q/V, यानी कूलम पर वोल्ट। इसी कूलम पर वोल्ट को हम लोग फैरेड कहते हैं, फैरेड कैपिटल F। हालांकि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, जनरली आपको सवाल के अंदर मिली फैरेड which is 10 raised to the power minus 3F, या माइक्रो फैरेड 10 raised to the power minus 6F, या पीको फैरेड 10 raised to the power minus 12F, ऐसा ही कुछ दिखाई देगा, या नैनो फैरेड 10 raised to the power minus 9F, ठीक है, क्योंकि फैरेड काफी बड़ी यूनिट होती है।
ठीक, चलिए। तो मेरे ख्याल में ये दोनों डेफिनेशन और लॉजिक वाली बात समझ में आ चुकी है। ठीक,